गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग जो है आज शुरुआत करने जा रहे हैं शिक्षण कौशल की। और शिक्षण कौशल आपके जो है 10 नंबर का पार्ट आता है शिक्षक भर्ती में। तो जो है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। केवल बाल विकास पढ़ने से जो है आपका जो है एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि बाल विकास तो आप जो है यूपी टेट और सीटेट में भी पढ़ कर के आए हैं, लेकिन ये शिक्षण कौशल आपके जो है पार्ट में अलग से जो है एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। और अलग से ही जो है इसमें 10 नंबर का यहाँ से प्रश्न आते हैं और 10 नंबर आपके जीवन कौशल से आते हैं। तो हम लोग जो है बाल विकास को जो है विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब हम जो है शिक्षण कौशल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है जीवन कौशल की शुरुआत करेंगे। मैंने आपको जो है यहाँ पाठ्यक्रम का जो है चर्चा कर चुका हूँ और जो है पहले पाठ की शुरुआत करता हूं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। देखो, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। मैंने आपको बताया था यह प्रारंभिक शिक्षा जो होती है ये कितने से कितने तक होती है। पिछले वीडियो में बताया ये प्रारंभिक शिक्षा कितने से कितने तक होती है। तो 1 से कक्षा 8 तक जो होती है शिक्षा उसे हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, जबकि 1 से 5 तक जो शिक्षा होती है उसे हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था को हम लोग जो है 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। देखो वो 3 भाग कौन कौन से हैं, देखो समझने का प्रयास करिए। एक तो प्राचीन कालीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक कालीन। आधुनिक कालीन तीनों भाग हमने देखा, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। इस प्राचीन काल को भी हम जो है 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। देखो भैया 2 भाग कौन से हैं। एक तो होता है बौद्धकालीन, वैदिक कालीन और दूसरा बौद्धकालीन। एक वैदिक कालीन और दूसरा बौद्धकालीन। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को हम ब्राह्मणी कालीन शिक्षा व्यवस्था कहते हैं या हिंदू शिक्षा व्यवस्था भी कहते हैं। वैदिक कालीन का समय कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 BC से 600 BC, यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो है हम उसे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में पढ़ते हैं। अब वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को देखो भैया, इसे भी जो है 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक पूर्व वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन। एक पूर्व वैदिक कालीन और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन। पूछा जाता है पूर्व वैदिक कालीन का समय क्या होता है, तो पूर्व वैदिक कालीन का जो समय होता है वो होता है 1500 से 1000 BC, 1000 BC। और जबकि उत्तरकालीन वैदिक का जो समय होता है वो 1000 से 600 BC। BC का मतलब यहाँ ईसा पूर्व है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हम उसे ईसा पूर्व के नाम से कहते हैं। अब देखो भैया इन दोनों शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है। देखो, पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। यहाँ पे जो है भेदभाव किया गया, स्त्रियों को शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिला। और क्या जो है जब ये शिक्षा आरंभ होती थी तो आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब बालक जो है शिक्षा व्यवस्था जो है प्रारंभ करता था तो क्या कोई संस्कार होता था, कोई कार्यक्रम होता था, तो हाँ होता था।
एक संस्कार होता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के द्वारा बालक की शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ होती थी, लेकिन जब शिक्षा समाप्त होती थी तो यह शिक्षा समाप्ति पर भी क्या कोई कार्यक्रम होता था? हाँ, बिल्कुल होता था। शिक्षा समाप्ति पे जो कार्यक्रम होता था उसे हम समापन संस्कार कहते थे। समापन संस्कार कहते थे। यह शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो यह शिक्षा व्यवस्था जो थी वो वेदों पे आधारित थी। वेदों पर आधारित थी यह शिक्षा व्यवस्था, वेदों पर आधारित थी, इसीलिए इसे वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। और जो है इस शिक्षा पर केवल और केवल शिक्षण का कार्य जो करते थे वो ब्राह्मण लोग ही करते थे। और जो है शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य केवल 3 ही वर्गों को जो है यहाँ शिक्षा दी जाती थी, जबकि शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। इसलिए जो है ये शिक्षा व्यवस्था पे जो है अनेक प्रकार की कमियां मिलती हैं, अनेक प्रकार का भेदभाव मिलता है। केवल जो है शिक्षा पे जो है ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसलिए दूसरा धर्म का उदय हुआ और उसे हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में जो है स्त्रियों को शिक्षा को बढ़ावा मिला, सभी धर्मों को जो है शिक्षा का जो है बढ़ावा मिला, सभी को शिक्षा जो है प्राप्त कर सकते थे। इस धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे इसके प्रवर्तक। गौतम बुद्ध थे। बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है तो इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम पूछा जाता है तो इनके पिता का नाम शुद्रोधन था। माता का नाम पूछा जाता है, माता का नाम तो महामाया था। महामाया था, जबकि नाम ओरिजिनल माया देवी था। अगर जो महामाया नाम ना मिले तो आप याद रखिए माया देवी नाम था इनकी माता का नाम। और जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो इनका लालन पालन इनकी मौसी या विमाता गौतमी प्रजापति करती हैं। और गौतमी प्रजापति ही वो ऐसी पहली महिला थी जो बुद्ध के प्रिय शिष्य के आग्रह पर इन्हें मठ में जो है शिक्षा प्राप्त करने का जो है आदेश मिला था, यानी विनती की थी। आनंद जो है गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे और उनके आग्रह पे जो है महामाया को जो है मठ में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। आप एक चीज देख लो कि जो है ये वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो होती थी वो गुरुकुलों में होती थी, जबकि बौद्धकालीन जो शिक्षा व्यवस्था होती थी वो गुरुकुलों में ना होकर के मठों में होती थी। क्या यहाँ पे आपने देखा कि शिक्षा आरंभ के समय संस्कार होता था, उसे हम उपनयन संस्कार कहते थे। तो क्या बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में भी कोई संस्कार होता था? हाँ, होता था। यहाँ पे जब शिक्षा आरंभ होती थी तो उस समय एक संस्कार होता था और जिसे हम प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। प्रवज्जा संस्कार के द्वारा बालक को जो है शिक्षा ग्रहण की जाती थी, प्राप्त की जाती थी, प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी प्रवज्जा संस्कार के द्वारा। प्रश्न पूछा जाता है कि यह शिक्षा जो है कितनी आयु पर जो है प्रारंभ हो सकती थी? तो जो है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा जो होती थी वो 8 से लेकर के 12 वर्ष के बीच के जो बालक होते हैं केवल उन्हें जो है ये शिक्षा व्यवस्था में जो है अनुमति मिलती थी, उन्हें ये संस्कार जो है मिलता था। इस संस्कार के द्वारा ही वो शिक्षा आरंभ करते थे। इस संस्कार में सभी लोग जो है
शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन इन दोनों जो है, दोनों यानी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में और बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में, इन दोनों में क्या था? धर्म का बोलबाला था। क्या था? धर्म का बोलबाला था। धर्म का इन दोनों शिक्षा व्यवस्था में बोलबाला था कि धर्म की का प्रचार प्रसार करो, धर्म जो है किस प्रकार से जो है इसको बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, इस प्रकार से केवल और केवल दोनों में धर्म का बढ़ावा मिलता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्यकालीन, और मध्यकालीन को हम जो है मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन, मुगल कालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं। आपने देखा कि जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो जो है इतिहास में ये लिखा हुआ है कि जो है भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय 712 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत हुई, और असली तूफान तो जो है मोहम्मद गजनी के समय आया, जो उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और उसी से जो है भारत में उसने अपने धर्म का जो है नींव रख दी, उसका प्रचार प्रसार कर दिया। लेकिन मोहम्मद गजनवी का मेन उद्देश्य था यहाँ से आचार संपदा लूट ले जाना, और वो लूट करके फिर अपने वहां चला जाता था और फिर वापस आ जाता था। यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था थी, जैसे हमने आप पढ़ा कि जो है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में उपनयन संस्कार होता था, बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रवज्जा संस्कार होता था। इसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या कोई संस्कार होता था? हाँ, बिल्कुल होता था। वो संस्कार बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। बिस्मिल्लाह संस्कार जो है यहाँ पे होता था बालकों का, और इससे बालकों की शिक्षा प्रारंभ होती थी। कितने वर्ष पे जो है ये संस्कार होता था? तो ये बिस्मिल्लाह संस्कार 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पे प्रारंभ होता था, इसलिए इसे जो है हम बिस्मिल्लाह संस्कार के नाम से जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, प्रत्येक प्रश्नों की जो है चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब पर जो है प्रतिदिन नियमित रूप से जुड़े रहें, और जो है यहाँ से जितने प्रश्न आएंगे 10 के 10 प्रश्न आपको बहुत आसान लगेंगे। अगर जो आप इतना आप समझ गए, हमने जो है वैदिक कालीन पढ़ लिया और मध्यकालीन पढ़ लिया, फिर इसके बाद में हम लोग जो है आधुनिक काल की बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम जो है आधुनिक काल की बात करते हैं। चलो, इस आधुनिक काल को भी हम लोग जो है 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो जो है स्वतंत्रता से पूर्व, और एक स्वतंत्रता के बाद। एक स्वतंत्रता से पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पूर्व पहले पढ़ेंगे। देखो, यहां पे ब्रिटिश यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, और वो आगमन होता है व्यापार के लिए। यहां से यूरोपीय कंपनियां जो है केरल से जो है मसाले का व्यापार करती थी, और यहां से जितना मसाला ले जाती थी वो अपने देश में यहां से 10 गुना 20 गुना दामों पर बेचती थी। बहुत यहां से जो है व्यापार होता था। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, वो व्यापार के उद्देश्य से हुआ। देखो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखिए, आगमन के बाद दूसरा पॉइंट लिखिए,
1813 का आज्ञा पत्र, 1813 का आज्ञा पत्र, 1813 का जो आज्ञा पत्र आया, पूछा जाता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसने जो है शिक्षा पे जो है सॉरी, इसने जो है शिक्षा पे जो है 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है खर्च करने की बात कही। कंपनियां जो है शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करेंगी, क्योंकि शिक्षा का बढ़ावा इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि ये जब यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए आती थी तो ये अपने साथ मजदूर लाती थी। जब मजदूर लाती थी तो इनको वो मजदूर महंगे पड़ते थे, इसीलिए इन्होंने सोचा कि यहीं के लोगों को शिक्षित कर दें, जिससे जो है हमें मजदूर कम दामों पर मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे। इसलिए इन्होंने यहाँ पे शिक्षा का जो है बताया कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कंपनी प्रति वर्ष खर्च करेगी, प्रति वर्ष खर्च करेगी 1 लाख रुपया। लेकिन ये नहीं बताया इसमें कि ये रुपया भारतीय साहित्य पर खर्च होगा या अंग्रेजी साहित्य पर खर्च होगा। यहीं पे इसका विवाद का उदय होता है। भारतीय समाज, भारतीय साहित्य या अंग्रेजी साहित्य, भारतीय साहित्य या अंग्रेजी साहित्य पर खर्च होगा, और यहीं पे जो है उदय हो जाता है प्राच्य और पाश्चात्यवाद। सॉरी, ये 1 लाख रुपया जो है एकदम सरकार के लिए जो है, कंपनी के लिए एकदम गले की हड्डी बन गई। इसके बाद में जो है जब सरकार जो है इस विद्रोह भारत में होने लगा, जब सरकार जो है इस विद्रोह को नहीं रोक पाई, तो इसके बाद में जो है 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 का चार्टर एक्ट या आज्ञा पत्र आया, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और इसने जो है अपनी लॉर्ड मैकाले को भारत बुलाया, और लॉर्ड मैकाले जस भारत आया तसे उसी जो है बंगाल में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को यह लगता था कि जो है मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देगा और जो है इस विद्रोह को जो है थोड़ा बहुत शांत कर लेगा। लॉर्ड मैकाले चाहता था कि अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? तो लॉर्ड मैकाले है। लॉर्ड मैकाले ने एक सिद्धांत दिया, और जिसे फिल्ट्रेशन ऑफ थ्योरी या छलनी का सिद्धांत के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि उच्च वर्ग को अगर जो शिक्षित कर दिया जाए तो निम्न वर्ग में अपने आप जो है शिक्षा का छन छन करके आ जाएगी, निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। इसीलिए इसे छलनी का सिद्धांत कहा जाता है। और देखिए फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये विद्रोह और भड़क गया। जब विद्रोह ये और भड़क गया तो इसके बाद में जो है लॉर्ड मैकाले और विलियम बेंटिंक ये फिर से जो है यूरोप लौट जाते हैं, और फिर से जो है भारत का नया आज्ञा पत्र भारत के लिए जारी होता है। तो उसका नाम होता है 1839 का आज्ञा पत्र, और इस समय का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड ऑकलैंड था। लॉर्ड ऑकलैंड था भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड ऑकलैंड जो था वो जो है कहा
कि भारतीय लोग जो होते हैं वो लालची प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें थोड़ा लालच दे दिया जाए जिससे भारतीय मान जाएंगे। क्योंकि जब ये विद्रोह यहाँ पे 1 लाख रुपए की बात हुई थी तो ये कहा गया कि जो है ना तो ये पूरा भारतीय साहित्य पे खर्च किया जाएगा और ना अंग्रेजी साहित्य पर खर्च किया जाए, ये 50-50% खर्च कर दिया जाए, यानी 50% अंग्रेजी साहित्य पे और 50% भारतीय साहित्य पर खर्च कर दिया जाए, यही बात हुई। लेकिन ऑकलैंड ने कहा कि नहीं, भारतीय लोग जो होते हैं वो लालची प्रवृत्ति के होते हैं, इन्हें थोड़ा अधिक दे दिया जाए जिससे ये मान जाएंगे। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा कि इन्हें अलग दे दिया जाए। इससे लॉर्ड ऑकलैंड ने 31,000 रुपये और प्लस 50,000 रुपये दे दिया गया और भारतीय लोग इससे खुश हो गए। यानी 1 लाख का 50% 50,000 और 31,000 रुपये इन्हें अलग से दे दिए गए। भारतीय लोग खुश हो गए और इसी से जो है पाश्चात्य और पाश्चात्यवाद का विवाद का अंत हो गया। इसके बाद में 1882 और 1854 का आज्ञा पत्र आया जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे वो चार्ल्स वुड थे। वुड ने ही भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिसे जो है भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में 1882 और 83 में 1882 और 83 में फिर से जो है एक आयोग बना और जिसे हम हंटर आयोग कहते हैं। हंटर आयोग बना और इसके बाद में जो है 1811 में एक गोखले विधेयक आया। 1811 में गोखले विधेयक आया। इससे भी भारतीय शिक्षा को बढ़ावा मिला और उसके बाद में 1811 नहीं है, ये 1911 में गोखले विधेयक आया। और फिर उसके बाद में जो है 1929 में हर्टांग समिति बनी और फिर 1937 में एक बेसिक शिक्षा समिति बनी। 1937 में बेसिक शिक्षा समिति बनी और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। और ये समिति जो थी, कहाँ इस समिति का आयोजन हुआ, कहाँ पे इसकी जो है नींव रखी गई, तो महाराष्ट्र के वर्धा में जो है इसकी जो है नींव रखी गई। वर्धा में जो है एक स्कूल पढ़ता है जिसे हम आज के समय में नव भारत स्कूल के नाम से जानते हैं। और वहीं पे इस समिति का जो है गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। इसलिए बेसिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी का कहा जाता है। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, इसलिए बेसिक शब्द अगर जो ना लिखा हो तो बुनियादी शिक्षा भी आप समझ जाएंगे। ठीक, इतनी चीजें तो हमने पढ़ लिया स्वतंत्रता से पूर्व, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व इतनी सारे जो है शिक्षा में सुधार हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, कैसे लोगों को शिक्षित किया जाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद। अब देखो, स्वतंत्रता से पूर्व पढ़ लिए, तो अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद। अब जब स्वतंत्रता के बाद की शुरुआत करते हैं तो जो है भारत देश क्या हुआ, आजाद हो गया। जब आजाद हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक संविधान बना। और जब संविधान बना तो संविधान के अकॉर्डिंग जो है नियम कानून बनने शुरू हो गए। संविधान के अकॉर्डिंग तो जिसे हम संवैधानिक प्रावधानों का
गठन कहते हैं। यानी स्वतंत्रता के बाद जब संविधान बना तो उसे हम संवैधानिक प्रावधानों का गठन कहते हैं। देखो 1964-66 में 1964-66 में एक भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। यहां से बेटा बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुआ या गठन कब हुआ, तो 1964 और 66 में जो है इस आयोग का गठन किया गया। इसके बाद 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 1979 में राष्ट्रीय ड्राफ्ट शिक्षा नीति बनी। राष्ट्रीय ड्राफ्ट नीति बनी। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर जो है एक नई शिक्षा नीति बनी, और वो नई जो शिक्षा नीति बनी वो 1986 में बनी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 1986 में बनी। फिर देखो क्या होता है, नई शिक्षा नीति के बाद में 1990 में राममूर्ति समिति बनी और इसके अध्यक्ष जो थे वो राममूर्ति थे, और इसको भी हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। और फिर 1992 में क्रियान्वयन समिति बनी। और फिर उसके बाद में 1992 और 93 में 1992 व 93 में यशपाल समिति बनी। यशपाल समिति बनी जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, और इसलिए इस समिति को यशपाल समिति के नाम से भी हम जानते हैं। फिर जो है इसके बाद में हम लोग एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे, और फिर राइट टू एजुकेशन यानी आरटीआई 2009 और एनसीएफ 2005। ये जो है आपका जो है इतनी चीजें हमको जो है पढ़ना है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आपने देखा कि जो है कितना छोटा शब्द था। आपको लगता होगा कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में जो है हम 2 दिन में पढ़ लेंगे, 1 दिन में पढ़ लेंगे, 1 घंटे में पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने कितनी चीजें बताई हैं, इसको 1 घंटे 2 घंटे में नहीं पढ़ा जा सकता। कम से कम 5 से 7 क्लास इसके लिए चाहिए, 8 क्लास, तब ये जो है चैप्टर आपका खत्म होगा। और यहाँ से विश्वास के साथ कहते हैं, मैंने इसकी चर्चा भी हल्का फुल्का कर लिया है, और यहाँ से एग्जामों में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। जब आप एसटी करते हैं तब भी यहाँ से जो है प्रश्न मिलते हैं। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए। नेक्स्ट जो है हम वीडियो पे जो है जब चर्चा करेंगे तो प्राचीन काल को जो है हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए जो है मेरे साथ जुड़े रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और मैं आपको कोशिश करता हूं ऑनलाइन या ऑफलाइन के या यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से जैसे भी हो सकता है वैसे बेहतर से बेहतर आपको जो है घर पे ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।
इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।